नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। भारत की सोलर इंडस्ट्री पर संकट के बादल। अमेरिका ने भारतीय सौर पैनलों पर जांच शुरू की। लग सकता है भारी टैरिफ। चीन में पीएम मोदी का बयान। भारत चीन में सीमा विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी प्रगति। बिहार चुनाव में बड़ी गड़बड़ी। चुनाव आयोग ने माना हटाए गए 29,000 वोटरों ने फिर नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की कमी। बार एसोसिएशन ने जताई चिंता। सीजीआई से महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की अपील की। उत्तरी भारत में बाढ़ का कहर। पंजाब के 1,000 से ज्यादा गांव डूबे। यूपी में गंगा में समाये 24 घर। अमेरिका के 50% टैरिफ वॉर से पंजाब की कपड़ा इंडस्ट्री को होगा 30,000 करोड़ का नुकसान। कई इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑर्डर रुके। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। लंबे समय से कहां गायब थे जगदीप धनखड़। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो अचानक मीडिया से दूर हो गए, जिसके बाद उनके बारे में कई अफवाहें फैलने लगी। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने तो उन्हें लापता उपराष्ट्रपति तक कह दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब ये खबरें सामने आई हैं कि धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक के रूप में अपनी पेंशन फिर से शुरू करने के लिए आवेदन किया है। उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर भी पेंशन मिलेगी, साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। क्योंकि अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इसलिए उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। बताया जा रहा है कि वो फिलहाल दिल्ली के छतरपुर एन्क्लेव में एक निजी घर में रहेंगे, जब तक कि सरकार उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर एक नया बंगला पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर एक नया बंगला आवंटित नहीं कर देती। धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा हुई। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया और आरोप लगाया कि इसके पीछे स्वास्थ्य के अलावा कोई और कारण हो सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि 21 जुलाई को दोपहर की एक बैठक में वरिष्ठ मंत्री जानबूझकर शामिल नहीं हुए थे और धनखड़ को इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। जयराम रमेश ने संकेत दिया कि 1 बजे से 4:30 बजे के बीच में कुछ गंभीर हुआ होगा, जिसके कारण ये सब हुआ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा पर हुआ भारी खर्च? एक आरटीआई के जवाब के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 से 23 अप्रैल 2025 की सऊदी अरब की यात्रा पर कुल 15.54 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये यात्रा सिर्फ 12 घंटे से थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही खत्म करनी पड़ी थी। कुल खर्च में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 10.26 करोड़ रुपए सिर्फ होटल के किराए पर खर्च किए गए। इसके अलावा 4.5 करोड़ रुपए परिवहन पर खर्च हुए। आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस द्वारा दायर की गई इस आरटीआई से मिली जानकारी ने सरकारी खर्चों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतनी छोटी यात्रा पर इतना बड़ा खर्च किया गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की ये राजकीय यात्रा थी। आमतौर पर ऐसी यात्राओं में मेहमान देश ही रहने खाने का इंतजाम करता है। इस पर सवाल उठ रहा है कि जब मेजबान देश तैयार था तो भारत सरकार ने होटल पर इतना खर्च क्यों किया? वहीं अगर आप इसकी तुलना अन्य यात्राओं से करेंगे तो गौर कर पाएंगे कि ये सऊदी अरब की यात्रा पीएम मोदी की 2025 की दूसरी सबसे महंगी और विदेशी यात्रा साबित हुई है। और अगर इसकी तुलना अन्य देशों की यात्राओं से करें तो ये खर्च काफी ज्यादा है। फ्रांस में 4 दिन की यात्रा थी, जिसमें 25.59 करोड़ रुपए, यानी एक दिन का औसत 6.40 करोड़ रुपए। अमेरिका की एक दिन की यात्रा थी, जिसमें 16.54 करोड़ रुपए। वहीं थाईलैंड की एक दिन की यात्रा में 4.92 करोड़ रुपए खर्च हुए। श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा में 4.46 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह सऊदी अरब की सिर्फ 12 घंटे की यात्रा पर 15.54 करोड़ रुपए का खर्च बाकी यात्राओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वहीं यूपीए सरकार के दौरान अगर आप गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेशी यात्राओं से जुड़ी जो जानकारी हमारे सामने है वो कुछ इस तरीके से है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 73 विदेश यात्राएं की थी, जिसमें पहला कार्यकाल 2004 से 2009 में था
और उन्होंने इस दौरान 35 विदेश यात्राएं की थी। दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 तक था, जिसमें उन्होंने 38 विदेश यात्राएं की थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके दूसरे कार्यकाल की 38 विदेश यात्राओं पर कुल 1346 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मार्च 2025 में राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार उनकी कुछ खास यात्राओं पर जो खर्च हुआ था वो इस तरीके से था, जैसे कि अमेरिका में 2011 में 10.74 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं रूस में 2013 में 9.95 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फ्रांस में 2011 में 8.33 करोड़ रुपए, जर्मनी में 2013 में 6.2 करोड़ रुपए और इनके मुकाबले मई 2014 से 2018 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 विदेश यात्राएं की, जिस पर करीब 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज 1 घंटे चली पीएम मोदी और जिनपिंग की मीटिंग में क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन पहुंचे हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले आज उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। ये मीटिंग ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत पर भारी टैरिफ लगाया है। वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ओडिशा सूचना आयोग ने बिना सुनवाई के 6000 लंबित मामलों को अचानक बंद क्यों किया? ओडिशा सूचना आयोग ने 2021 और 2022 के 6000 पुराने मामलों को बंद कर दिया है। दरअसल ओडिशा सूचना आयोग ने नोटिस जारी करके कहा कि उसने 2021 और 22 के लगभग 6000 पुराने लंबित मामले बंद कर दिए। आयोग का कहना है कि इन मामलों में अपीलकर्ता यानी मामला दायर करने वाले सुनवाई के दौरान या तो खुद हाजिर नहीं रहे या उन्होंने मामले को टालने की कोई अर्जी नहीं दी थी। आयोग को लगता है कि शायद उन्हें अपनी जानकारी मिल चुकी है या अब वो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आयोग का कहना है कि अगर कोई अपीलकर्ता अपना मामला जारी रखना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है और उनका कोई भी केस बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि आयोग ने बिना किसी सुनवाई के और अपीलकर्ताओं को नोटिस दिए बिना ही मामले को मनमाने ढंग से बंद कर दिया। कार्यकर्ताओं ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है और आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप प्रधान ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 800 मामले बंद कर दिए गए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आयोग इस फैसले के बारे में पारदर्शी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने इस कदम को चौंकाने वाला बताया और कहा कि आयोग बस लंबित मामलों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ट्रंप को क्या हुआ? सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड क्यों ट्रेंड कर रहा?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर इस समय बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अचानक ट्रंप इज डेड ट्रेंड करने लगा, जिससे उनकी सेहत को लेकर अफवाहें फैल गईं। ये अफवाहें इसलिए और तेज हो गई क्योंकि जुलाई में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें उनके हाथ पर नीला निशान और पैरों में सूजन दिख रही थी। हाल ही में कुछ नई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें उनके हाथ का निशान मेकअप से ढका हुआ लग रहा था। इन अफवाहों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई भयानक हादसा होता है तो वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ट्रंप पूरी तरह से ठीक है। जुलाई में जब उनकी पैरों की सूजन वाली तस्वीरें सामने आई तो व्हाइट हाउस ने इस पर चिंता जताई थी। अधिकारियों ने बताया था कि मेडिकल जांच में उन्हें क्रोनिक वेंस और इनसफिशिएंसी नामक बीमारी का पता चला था। ये बीमारी 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में आम है। इन सब अटकलों के बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। उन्होंने 30 अगस्त को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी कोर्ट के उस फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें भारत जैसे देशों पर उनके द्वारा लगाए गए टैरिफों को गैर कानूनी बताया गया था। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।